हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 8। तो बेटे, आज हमारे पास पहली यूनिट का 8वां वीडियो है। और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। और इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप यूनिट नंबर 1 के पूरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो वीडियो के अनुसार ही व्यवस्थित किए गए हैं। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें बेटे सबसे पहले पढ़ना है ग्राम परमाणु भार का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अणु या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अणुओं के प्रकार कि अणु कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है। और फिर हम पढ़ेंगे बेटे ग्राम अणुभार किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे तुल्यांकी भार का क्या मतलब होता है। और इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आज हमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि ग्राम परमाणु भार का क्या मतलब होता है। ग्राम परमाणु भार, परमाणु भार तो कल हमने बेटे पढ़ ही लिया था। आज हमें समझना है ग्राम परमाणु भार का क्या मतलब होता है। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं, ग्राम परमाणु भार, या आप कह सकते हो ग्राम परमाणु द्रव्यमान। आप यदि ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हो तो वो भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा और ठीक है, क्योंकि आपको पता है रासायनिक विज्ञान में हम भार की जगह द्रव्यमान और द्रव्यमान की जगह भार का प्रयोग करते हैं, पर भौतिक विज्ञान में हम कदापि ऐसा नहीं करते हैं। भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान और भार बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, और वास्तविकता में ये दोनों चीजें अलग ही होती हैं। पर यदि आप रासायनिक विज्ञान की बात करते हो तो रासायनिक विज्ञान में हम लगभग समान मानकर चलते हैं द्रव्यमान और भार को। ठीक है बेटे। तो हमारा टॉपिक है ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार का मतलब होता है कि यदि किसी तत्व के परमाणु भार को आप ग्राम में लिखते हो तो उसे कहते हैं तत्व का ग्राम परमाणु भार। क्या कहते हैं बेटे? तत्व का ग्राम परमाणु भार। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, जब किसी तत्व के जब किसी तत्व के परमाणु भार को जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में, समझ रहे हैं ना आप, ग्राम में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है बेटे? ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो ये होता है बेटे ग्राम परमाणु भार। मतलब हमें किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। चलो अच्छा, यहां लिखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। यदि नाइट्रोजन का अणुभार
अणुभार नहीं बेटे, परमाणु भार। नाइट्रोजन तो हमने यहाँ परमाणु लिखा है, परमाणु लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, परमाणु भार। यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बताओ। नाइट्रोजन का परमाणु भार कल पढ़ाया था 14 है। तो नाइट्रोजन का, ध्यान से समझना भाई, नाइट्रोजन का परमाणु भार यदि 14 है तो नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार कितना होगा। ग्राम परमाणु भार होगा बेटे 14 ग्राम होता है। देखो इस बात को समझो, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जैसे यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है तो नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। तो परमाणु भार को यदि आप ग्राम में व्यक्त करते हो तो इसे कहते हैं हम ग्राम परमाणु भार। ठीक है बेटे, ये एग्जाम्पल दिया नाइट्रोजन का। आप नाइट्रोजन के अलावा किसी भी तत्व का उदाहरण ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब हम समझेंगे बेटे कि अणु किसे कहते हैं। अणु, अणु को आप इंग्लिश में मॉलिक्यूल भी तो कहते हो, मॉलिक्यूल। तो अणु या मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है। कल हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और हमने कल समझा था कि परमाणु का मतलब क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज हमें समझना है कि अणु या मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। बेटे अणु का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई या वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं अणु। ठीक है बेटे, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, उस छोटे से छोटे कण को हम कहते हैं अणु। तो पहले तो इस परिभाषा को लिखते हैं, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। समझ जाओ इस बात को, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं या होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, कॉमा, अणु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, अणु। तो अणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, अणु किससे मिलकर बनता है बताओ। अणु कब बनेगा, जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलेंगे या जुड़ेंगे या संयोग होगा परमाणुओं का। कम से कम 2 परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है। वैसे बहुत सारे अणु ऐसे भी हैं जिनमें एक ही परमाणु है। ये बात आपको अजीब लगेगी कि बहुत सारे ऐसे भी अणु हैं जिनमें एक ही परमाणु है,
और वे अणु होते हैं अक्रिय गैस के अणु। भाई अक्रिय गैस तो किसी से क्रिया करती ही नहीं है, क्योंकि अक्रिय गैस के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस के परमाणु किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात यदि आप कहोगे अक्रिय गैस का परमाणु, जैसे हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो हीलियम का परमाणु भी He है और हीलियम का अणु भी He है, क्योंकि वो हीलियम किसी से क्रिया नहीं करता है, उसके पास केवल एक कक्षा है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी पहली कक्षा संतृप्त हो जाती है। तो अक्रिय गैस के अणु ऐसे होते हैं जिनमें एक परमाणु होता है। पर हमें एक बात का पता होना चाहिए कि अणु कब बनते हैं? जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं, जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो आप लिख सकते हो कि अणु कोमा परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं बेटे? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं अणुओं का। क्या उदाहरण दे सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक अणु है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे HCl भी एक अणु है, जैसे जल का भी एक अणु है, जैसे अमोनिया भी एक अणु है, ठीक है, और जैसे HBr लिख देता हूं, चलो ये भी एक अणु है। तो ये सब क्या है? अणु है। हमें पता होना चाहिए कि वह छोटे से छोटा कण किसका? पदार्थ का। यदि आप पदार्थ के छोटे से छोटे कण की बात करते हो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, तो ऐसे छोटे से छोटे कण को हम कहते हैं अणु। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं अणुओं के। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब हम समझेंगे बेटे अणुओं के प्रकार। अणुओं के प्रकार, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं के प्रकार। तो यदि आप अणुओं की बात करो तो अणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं बेटे। अणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब वे कौन कौन से 2 प्रकार हैं? चलो उनके बारे में बात करते हैं। एक तो अणु होते हैं, नंबर 1 हेडिंग डालता हूं मैं, समपरमाणविक अणु। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे अणु जिनमें एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। जिनमें क्या उपस्थित होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु। सम माने समान, परमाणविक माने परमाणु रखने वाले। तो मैं लिख सकता हूं इनमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। इनमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। यानी सारे परमाणु चाहे 2 हैं या 3 हैं या 1 हैं, सारे परमाणु एक ही तत्व के होते हैं। चलो एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे ध्यान से देखो जरा, समपरमाणविक अणु में एक तो होते हैं बेटे एक परमाणविक अणु। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था एक परमाणविक अणु। क्या समझाया था? अक्रिय गैस। जैसे आप कह सकते हो कि हीलियम एक ऐसा अणु है जिसमें केवल एक ही परमाणु होगा हीलियम का, केवल हीलियम का ही होगा। एक परमाणविक इसलिए कहा इसे। जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन आदि, ये सब क्या है? एक परमाणविक अणु है। इसी तरीके से हम सीख सकते हैं द्विपरमाणविक अणु।
कोमा लगाते हैं, चलो यही कोमा कोमा द्वि परमाणविक अणु, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। द्विपरमाणविक अणु का मतलब ऐसे अणु जिनमें दो परमाणु उपस्थित होते हैं, H2 N2 कोमा O2 कोमा Cl2 आदि, ये सब क्या है बेटे, द्विपरमाणविक अणु है। इसी तरीके से होते हैं त्रिपरमाणविक अणु। त्रिपरमाणविक अणु, अब तो आपको पता चल गया होगा, जैसे O3, ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम लिख देंगे यहाँ बहु परमाणविक, हम लिखेंगे बेटे बहु परमाणविक अणु। बहु परमाणविक अणु जैसे आप लिख सकते हो P4 S8 आदि, ये सब बहु परमाणविक अणु हैं। तो हमें पता चला है कि चाहे कोई एक परमाणविक अणु हो, चाहे द्विपरमाणविक अणु हो, चाहे त्रिपरमाणविक अणु हो, चाहे बहुपरमाणविक अणु हो, उनमें से किसी भी अणु को यदि आप देखते हो तो उस अणु में एक ही तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। देखो इसमें कितने परमाणु हैं, 4 हैं। कौन से तत्व के हैं, चारों के चारों फास्फोरस के हैं। इसमें 8 परमाणु उपस्थित हैं, पर सारे के सारे परमाणु एक ही तत्व के हैं, सल्फर के हैं। इसमें 2 परमाणु उपस्थित हैं, पर दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं, अर्थात क्लोरीन के हैं। इसमें 3 परमाणु उपस्थित हैं, पर तीनों परमाणु एक ही तत्व के हैं, अर्थात ऑक्सीजन के हैं। हमने लिखा है सम परमाणविक अणु। इनमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, चाहे वो एक परमाणविक अणु हो, चाहे द्विपरमाणविक अणु हो, चाहे त्रिपरमाणविक अणु हो, चाहे बहुपरमाणविक अणु हो। तो ये सब होते हैं सम परमाणविक अणु। ठीक है बेटे। अब दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। नंबर 2 हमने लिखा था ना कि अणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समपरमाणविक और एक होते हैं बेटे विषम परमाणविक अणु। देखो एक बात बताता हूं आपको, ये जो विषम परमाणविक अणु होते हैं ना, इन्हें ही पहले वैज्ञानिक कहते थे यौगिक। इन्हें यौगिक भी कहा जाता था। पहले क्या था, शुरुआती खोजों में वैज्ञानिकों का मानना ऐसा था कि जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो बनते हैं अणु, और जब अलग अलग प्रकार के अर्थात अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो बनते हैं यौगिक। तो हमारा टॉपिक है विषम परमाणविक अणु। तो हम लिखेंगे, जैसे समपरमाणविक में हमने लिखा है इनमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इसमें लिखेंगे इनमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं या परमाणु होते हैं, कुछ भी लिख दो आप। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एक अणु है HCl का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, HCl में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यदि HCl में 2 परमाणु हैं तो ये बात तो पक्की है कि द्विपरमाणविक अणु है। पर क्या दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं? आप कहोगे नहीं सर, एक तत्व के तो है नहीं दोनों परमाणु। इसमें एक परमाणु तो हाइड्रोजन का है, एक परमाणु क्लोरीन का है। तो जब दोनों परमाणु अलग अलग तत्वों के हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक विषम परमाणविक अणु है। कैसा अणु है बेटे? विषम परमाणविक अणु। जैसे मैं आपको कहूं H2O, H2O में 3 परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है। पर तीनों परमाणु एक ही तत्व के तो नहीं है। जब तीनों परमाणु एक ही तत्व के नहीं है, इसलिए हम इसे भी कहेंगे विषम परमाणविक अणु। जैसे आप कह सकते हो NH3।
तो NH3 भी एक विषम परमाणविक अणु है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि विषम परमाणविक अणु वे अणु होते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु अलग अलग तत्वों के होते हैं, सभी परमाणु एक ही तत्व के नहीं होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे अणु भार के बारे में कि अणु भार क्या होता है। अणु भार, या आप कह सकते हो आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, या फिर हम कह सकते हैं अणु भार को कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। तो अणु भार क्या होता है, या आणविक द्रव्यमान क्या होता है, या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में आज हमें बात करनी है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो मैंने यहाँ एक सारणी बनाई है, यहाँ एक टेबल बनाई है, ये है तत्व और ये लिखा हुआ है परमाणु भार। परमाणु भार के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। परमाणु भारों की हमें जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ एक सारणी में तत्व और परमाणु भार लिख दिए हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। केवल उन तत्वों को यहाँ लिखा गया है। और हमारा टॉपिक है अणु भार। अणु भार का क्या मतलब है बेटे? अणु भार का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और आपको देखना है कि उस पदार्थ का एक अणु, ध्यान से समझना, किसी भी पदार्थ का एक अणु, जैसे H2O का एक अणु, जैसे HCl का एक अणु, जैसे NH3 मीन्स अमोनिया का एक अणु, तो किसी भी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के, ध्यान से समझना बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं किसी भी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। वो जो संख्या है जो बताती है कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, उस संख्या को हम कहते हैं उस पदार्थ के अणु का अणु भार। ठीक है, चलो पहले तो इस परिभाषा को लिख लेते हैं। परिभाषा है, यहां से लिखते हैं, किसी पदार्थ का अणु भार, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, चौक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, वह संख्या होती है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु, उस पदार्थ का एक अणु, ध्यान से समझना, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से, 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। तो हमें देखना होता है कि किसी भी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। आपको पता है कि कार्बन 12 का 1/12वां भाग जो होता है उसे हम मानते हैं 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी वो इकाई है, यूनिट है। तो इसलिए हम लिखते हैं बार बार कि कार्बन 12 का 1/12वां भाग लेना है और उससे तुलना करनी है कि उससे कितने गुना भारी है।
ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ, चलो आपको यहां से बताता हूँ एक बात। मान लो आपके पास कोई अणु है, जैसे HCl है आपके पास, HCl, और आपको निकालना है उसका अणुभार। तो HCl का अणुभार निकालने के लिए आप H का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार दोनों को जोड़ दोगे, तो आपके पास HCl का क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें पता चला है कि किसी अणु का किसी अणु का अणुभार ज्ञात करने के लिए, किसी अणु का अणुभार निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के, उसमें जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी परमाणु उसमें उपस्थित होंगे, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये बहुत काम की चीज है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि कोई मेरे से पूछता है कि अणुभार किसे कहते हैं, तो मेरे पास दो उत्तर हैं। पहला उत्तर तो यह है कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। वो जो कितने गुना भारी है, वो जो संख्या प्राप्त होगी, उसे हम कहेंगे पदार्थ का अणुभार। एक तो परिभाषा ये हुई। दूसरी परिभाषा मैं बता सकता हूं कि किसी तत्व के या किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों का योग उस अणु का अणुभार कहलाता है। सुनो ध्यान से, दोबारा क्या कहा है मैंने कहा है कि अणुभार की आप ये वाली परिभाषा भी बता सकते हो कि किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों का योग किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है। तो अणुभार की यह भी परिभाषा आप बना सकते हो, और इस परिभाषा को ही हम यूज करते हैं अणुभार ज्ञात करने में। जैसे आप उदाहरण देखो, अच्छा चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक उदाहरण देखो। मान लो आपको HCl का अणुभार निकालना है, HCl का अणुभार मान लो हमें निकालना है HCl का अणुभार। तो हम क्या करेंगे, H का परमाणु भार और Cl का परमाणु भार। परमाणु भार मैंने सारे सिखा रखे हैं आपको, देखो ये H है और ये Cl है, 1 और 35.5, ये सारे आपको सिखा रखे हैं, कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे। तो यदि HCl का अणुभार आपको निकालना है तो H का परमाणु भार होता है 1 और Cl का परमाणु भार वहां लिखा हुआ है कितना होता है 35.5। तो 1 और 35.5 जब जुड़ेंगे तो 35 और 1 36, 36.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जब भी आपको परमाणु भार लिखना हो तो AMU में लिखना है, ये सब AMU में ही है, सारे किस में है, AMU में। जब भी आपको अणु भार लिखना हो तो मात्रक AMU ही लिखना है, जब भी आपको तुल्यांकी भार लिखना हो तो मात्रक AMU ही लिखना है। ठीक है, तो HCl का अणुभार हमने कैसे निकाला है, H का परमाणु भार और फिर Cl का परमाणु भार। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 लो, चलो अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो हमें निकालना है अमोनिया का, अमोनिया का मान लो अणुभार निकालना है। देखो एक बात और बताता हूं आपको, यदि आपको कोई दिया गया है अणु, तो अणु का तो निकलता है अणुभार, अणु का तो निकलता है अणुभार, अणु का तो निकाला जाता है अणुभार। पर यदि आपके पास कोई परमाणु है तो परमाणु का तो बेटे परमाणु भार ही निकलेगा। आप ऐसा थोड़ा ही कर सकते हो कि परमाणु का तो आप अणुभार निकाल रहे हो और अणु का आप परमाणु भार निकाल रहे हो। भाई कोई अणु है तो अणु का तो अणुभार ही निकलेगा, कोई परमाणु है तो परमाणु का तो परमाणु भार ही निकलेगा। ये बात तो कॉमन सेंस की है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे NH3 एक अणु है, क्यों है ये अणु, अच्छा बताओ क्यों है अणु NH3?
NH3 अणु इसलिए है क्योंकि इसमें परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं इसमें बताओ? कुछ बच्चे कहेंगे जी इसमें 2 परमाणु हैं, कुछ कहेंगे 3 परमाणु हैं, कुछ कहेंगे 4 परमाणु हैं। तो जो कह रहे हैं कि इसमें 4 परमाणु हैं वे बिल्कुल सही है, क्योंकि एक परमाणु नाइट्रोजन का और 3 परमाणु हैं हाइड्रोजन के। तो जब इसमें 4 परमाणु जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हैं, संयोजित हैं, तो जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु ही तो बनता है बेटे। क्या बनता है? अणु। तो अमोनिया एक अणु है, क्योंकि ये एक अणु है इसलिए हम इसका निकाल रहे हैं अणुभार। कैसे निकलेगा? एक तो है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है, और नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु भार? 14, ये लिख लिया 14। और 3 है बेटे इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 14 और 3 17, तो 17 AMU इसका अणुभार हमें प्राप्त हुआ है, अमोनिया का अणुभार। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से देखना बिल्कुल। मान लो आपको NaOH का निकालना है, NaOH का अणुभार निकालना है, तो आप निकाल दोगे NaOH का अणुभार। किस तरह निकलेगा? सोडियम परमाणु भार 23, ऑक्सीजन परमाणु भार 16, हाइड्रोजन परमाणु भार 1, 23 और 16 39 और 1 40, 40 एटॉमिक मास यूनिट, ये निकला NaOH का अणुभार। अब जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि यार हिम्मत है तो H2O का अणुभार निकाल के दिखाओ मुझे। H2O का अणुभार बताओ, निकाल दोगे क्या आप? भाई H2O का 2 तो है हाइड्रोजन, परमाणु भार 1 होता है हाइड्रोजन का, ये सारी चीजें कल सिखाई थी आपको। प्लस 3 1 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18, 18 AMU। तो जल का अणुभार कितना होता है? 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। मान लो H2SO4 का निकालना है हमें, H2SO4 का अणुभार। आपको तो किसी भी अणु का अणु सूत्र पता होना चाहिए। यदि आपको उसका अणु सूत्र पता है तो आप उसका अणुभार एकदम निकाल दोगे, बहुत आसान काम है आपके लिए। अब जैसे H2SO4 का निकालना है, 2 तो है हाइड्रोजन, परमाणु भार हाइड्रोजन का होता है 1, उधर लिखा हुआ है देख लो। 1 है सल्फर, सल्फर का होता है 32, और 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। इन सबको तो कर लोगे हल, 2 एकम 2 32 और 16 चौक 64, 2 32 और 64, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 98 AMU। तो H2SO4 का अणुभार 98 होता है। ये अणुभार आपको निकालने आने चाहिए। और एक बात और बताऊं, जो मुख्य मुख्य अणु हैं जिनकी हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है, उनके अणुभार आपको याद भी होने चाहिए। निकालने तो आने चाहिए पर याद भी होने चाहिए। ठीक है बेटे? चलो अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, Na2CO3 का करते हैं। नंबर 6 सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का अणुभार यदि आपको निकालना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे Na2CO3 का अणुभार? भाई 2 सोडियम है, ऐसे ही तो करोगे, ऐसे करोगे आप। 2 तो है सोडियम, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, 1 है कार्बन, कार्बन का होता है 12, 3 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इन्हें जोड़ तो लोगे, 23 दूनी 46 प्लस 12 और 16 दूनी 32, 16 ती 48, 46 12 48, जोड़ोगे तो 106 AMU आपको मिल जाएगा। तो Na2CO3 का अणुभार कितना होता है? 106। इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए अणुभार का ये कंसेप्ट। अणुभार का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अणुभार का मतलब होता है किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। वो जितने गुना भारी होगा, देखो मैं बताता हूं, ये कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 40 गुना भारी है। कौन? NaOH, इसलिए इसका अणुभार 40 है। ये H2SO4 कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 98 टाइम्स यानी 98 गुना भारी है। ये क्या है? ये अमोनिया
कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 17 गुना भारी है, ये 18 गुना भारी है, ये 106 गुना भारी है, 40 गुना भारी है, 36.5 गुना भारी है। कुछ समझ में आती है आपके बात? चलो अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया, यहां बताता हूं। हेडिंग लिखते हैं ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार, या आप कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या है सिंपल सी बात? देखो लिखते हुए ही समझाता हूं। जब किसी अणु के जब किसी अणु के या पदार्थ के लिखोगे तो पदार्थ के लिख दो आप, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब किसी अणु के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं, जैसे यदि अमोनिया का अणुभार तो भी हमने निकालना है। देखो ये निकाल रखा, अमोनिया का कितना है? 17। यदि अमोनिया का अणुभार 17 है या 17 AMU है, तो अमोनिया का, हिंदी में लिखता हूं, अमोनिया का ग्राम अणुभार 17 ग्राम होगा या होता है। कितने ग्राम होता है? 17 ग्राम होता है। ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। एक ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ आप, यदि आपसे कोई पूछता है कि ग्राम परमाणु भार का क्या मतलब होता है, ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं, तो नॉर्मली एक बच्चे का उत्तर होता है कि जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो हम उसे कहते हैं ग्राम परमाणु भार। और इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ के अणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो हम उसे कहते हैं ग्राम अणुभार। पर ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार के बारे में एक बहुत बढ़िया बात आपको और समझनी है। क्या समझनी है? समझो जरा ध्यान से। बेटे ग्राम परमाणु भार का मतलब पता क्या होता है? जो मतलब आपको बताया गया है वो तो बिल्कुल ठीक है, पर आपको एक बात और सीखनी पड़ेगी कि मान लो आपके पास कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के 1 मोल परमाणु हमें लेने होंगे। कितने परमाणु? 1 मोल। और किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का जो भार होता है ना, उसे कहते हैं हम ग्राम परमाणु भार, यदि उसे आपने ग्राम में नापा है। और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10⁻23। तो यदि मेरे से कोई पूछता है, चलो एक हेडिंग लिखते हैं, नोट में लिखेंगे इस बात को। यदि मान लो मेरे से किसी ने पूछा है कि ग्राम परमाणु भार का क्या मतलब होता है, ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं, तो मेरे पास 2 उत्तर हैं इसके भी। कितने उत्तर हैं? 2। एक तो उत्तर यह है कि जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो हम कहते हैं कि वो है ग्राम परमाणु भार। अब दूसरा उत्तर क्या है? दूसरा उत्तर क्या है? देखो मैं बोर्ड पे लिखता हूं। किसी तत्व के 1 मोल
एक मोल का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। इस संख्या को कहते हैं एक मोल। किसी तत्व के एक मोल परमाणुओं का ग्राम में भार, या आप द्रव्यमान भी कह सकते हो। देखो ध्यान से देखो, किसी तत्व के एक मोल परमाणुओं का ग्राम में भार, ग्राम परमाणु भार, ये है शब्द, ग्राम परमाणु भार कहलाता है, ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ठीक है बेटे, देखो ये दूसरी परिभाषा है। इसी प्रकार यदि कोई पूछता है कि ग्राम अणुभार किसे कहते हैं, तो आपके पास ग्राम अणुभार के भी दो उत्तर होने चाहिए। पहला उत्तर, जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। और दूसरा उत्तर क्या होना चाहिए? दूसरा उत्तर हम नोट में ही लिखेंगे, एक और नोट लिखते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणुओं का ग्राम में भार, अणुओं का ग्राम में भार, ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार या ग्राम आणविक द्रव्यमान भी आप कह सकते हो, कहलाता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब आप ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार की दो दो परिभाषाएं दे सकते हो। पहली दो परिभाषाएं तो मैंने वहां लिखवाई दी आपको, पर ये दूसरी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटे, और एक बात आपको और बताता हूं, यहां लिखते हैं नोट। चलो एक और बात बताता हूं। मान लो आपके पास कोई आयनिक यौगिक है, जैसे NaCl है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें आयन होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपनी इसी 11th क्लास की केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको कहा है कि मान लो आपके पास कोई आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक का आपने उसमें मान लो 2 परमाणु है या 3 परमाणु है, 4 परमाणु है, तो आयनिक यौगिकों के अंदर उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को आपने जोड़ दिया है, और परमाणु भारों को जोड़कर जो आपके पास रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को आप कहते हो कि वो है उस आयनिक यौगिक के अणु का अणुभार। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आयनिक यौगिकों के अणुभार को अणुभार नहीं कहते हैं। आयनिक यौगिकों के अणुभार को हम अणुभार ना कहकर सूत्र भार कहते हैं, फार्मूला वेट। उसे आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहोगे, उसे आप फार्मूला वेट कहोगे, यानी सूत्र भार कहोगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अणुओं का निर्माण जो है सह संयोजक बंधों द्वारा होता है। आयनिक बंधों द्वारा अणुओं का निर्माण नहीं होता है, अर्थात आयनिक यौगिकों में अणु नहीं पाए जाते हैं, उसमें आयन पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप उसका जो भार है पूरे मॉलिक्यूल का, या फिर आप कहो कि जैसे आपको NaCl का पूरा भार निकालना है, तो आप Na का भार यानी परमाणु भार, Cl का परमाणु भार जोड़ोगे तो कुल भार आ जाएगा AMU में। पर आप उस कुल भार को, NaCl के कुल भार को आप अणुभार नहीं कहोगे, आप कहोगे क्या? सूत्र भार। आयनिक यौगिकों के लिए नया शब्द प्रयोग हम करेंगे, सूत्र भार।
ठीक है, वैसे आप अणुभार कह देते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम डेयरी पर दूध लेने जाते हैं ना, और डेयरी पर जब दूध लेने जाते हैं हम कहते हैं कि अंकल जी 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो। क्या हमें दूध को किलो में नापना चाहिए या किलो में बोलना चाहिए? तो आप कहोगे नहीं, किलो में तो वे नापते ही नहीं है, किलोग्राम में थोड़ा ही नापते हैं, वे तो 1 लीटर से नापते हैं। यानी एक बर्तन होता है, आयतन के अनुसार नापते हैं। तो हमें कहना चाहिए 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, पर हम कहते हैं 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 3 किलो दूध। समझ में आती है बात? दोनों में डिफरेंस है। तो कहना क्या चाहिए और कहते हैं क्या? एक हमारे जो है रिलेटिव हैं, और वे घूमने के लिए गए, वैष्णो देवी गए, वे देवी के दर्शन करने के लिए। और उन्होंने क्या कहा वहां से घूम के आने के बाद, कि वहां तो हम 14 किलो पैदल चले। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें वहां 14 किलो पैदल चलना पड़ा था। अब 14 किलो मात्रक का कितना दुरुपयोग हो रहा, कि 14 किलो पैदल चलना पड़ा था। 14 किलोमीटर बोलना चाहिए ना। यदि हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान के साथ सही मात्रक का प्रयोग करते हैं, जब ही भौतिक राशि का पूर्ण रूप से अर्थ निकल कर आता है। और दोनों ही चीजें किसी भौतिक राशि में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आंकिक मान भी और मात्रक भी। यदि आंकिक मान आपने सही नहीं बताया और मात्रक आपने सही बता दिया, तो भी कोई विशेष अर्थ या पूर्ण रूप से अर्थ नहीं निकलेगा उस भौतिक राशि का। ठीक है, जैसे मान लो मैं दुकान पे गया और मैंने कह दिया कि मुझे किलो गोभी दे दो, मुझे किलो चीनी दे दो, मुझे किलो जो है मूली दे दो। तो दुकानदार पूछेगा कि किलो कितने किलो, आंकिक मान बताना पड़ेगा ना। और यदि मैं केवल आंकिक मान बताता हूँ, मात्रक भी नहीं बताता हूँ, तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं कह दूं कि मुझे 2 चीनी दे दो, अब वो पूछेगा 2 चीनी कितनी चीनी, 2 ग्राम या 2 किलोग्राम, कितनी चाहिए आपको, मात्रक बताना पड़ेगा ना। तो किसी भौतिक राशि में आंकिक मान और मात्रक दोनों का एक बहुमूल्य योगदान होता है। यदि आंकिक मान और मात्रक दोनों में से कोई सी भी चीज आपके पास नहीं है, तो भौतिक राशि का पूर्ण रूप से अर्थ निकल ही नहीं पाता है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तविकता में क्या बात हमें कही जा रही है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे पूछता है ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार, तो दोनों की दो दो परिभाषाएं आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटे, दो दो परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं जो यहाँ नोट में लिखने जा रहा हूं, वो है कि किसी भी आयनिक यौगिक के अणुभार को आप अणुभार नहीं कहोगे। आयनिक यौगिक के अणुभार को आप क्या कहोगे? सूत्रभार। तो यहां लिख देता हूं मैं इस बात को, किसी आयनिक किसी आयनिक यौगिक किसी आयनिक यौगिक जैसे NaCl, MgO आदि के अणुभार को अणुभार न कहकर सूत्रभार या फार्मूला वेट सूत्रभार कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैंने स्पष्ट आपको कर दिया कि आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते हैं, आयन होते हैं। चलो लिख देता हूं इस बात को भी, क्योंकि आयनिक यौगिकों में अणु न होकर, यानी अणु नहीं होते हैं आयनिक यौगिकों में, आयन होते हैं। इस बात को आप लिखना चाहो क्योंकि के बाद तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा
3 पॉइंट बताए मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार पॉइंट है तीनों। अगले टारगेट पे मूव कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। टारगेट है तुल्यांकी भार। क्या है बेटे? तुल्यांकी भार है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुल्यांकी भार। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, EQUI, VALENT, VALENT, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटे, ई से लिखते हैं, इसे कैपिटल ई, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट क्या है? देखो लिख कर समझेंगे इसकी परिभाषा, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर, ठीक है? देखो ध्यान से समझना, किसी तत्व का, ध्यान से समझना है सबको, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, क्या समझ रहे हैं बेटे हम? तुल्यांकी भार समझ रहे हैं। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की, उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है, वह संख्या होती है, ऐसे लिखते हैं। द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008, ऑक्सीजन के 8 यानी 8, द्रव्यमान भाग की बात कर रहे हैं हम। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या, ठीक है? उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या, यानी उसका द्रव्यमान जो है, चाहे तो आप AMU में नाप लो, चाहे तो आप ग्राम में, ठीक है? अभी समझाऊंगा सारी बात। उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑक्सीजन के 8 तथा एक लिखना पड़ेगा क्लोरीन, क्लोरीन के कितने? 35.5 द्रव्यमान भागों से क्या होती है? जुड़ती है, द्रव्यमान भागों से जुड़ती है या संयुक्त होती है, ऐसे लिख देते हैं। तो संयुक्त होती है, संयुक्त होती है या इनके द्वारा, इनके द्वारा का मतलब समझते हो आप? इनके द्वारा का मतलब हाइड्रोजन के इतने AMU के द्वारा, ऑक्सीजन के इतने AMU के द्वारा, क्लोरीन के इतने AMU के द्वारा, या इनके द्वारा विस्थापित होती है, विस्थापित होती है। ठीक है, देखो इस बात को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। एक चीज पहले और लिख देता हूं, तुल्यांकी भार का जो मात्रक होता है ना, तुल्यांकी भार का मात्रक भी AMU ही होता है, AMU होता है। देखो अब मैं समझाता हूं आपको एक बात ध्यान से। देखो क्या है, आपको देखना है कि मान लो किसी भी तत्व का आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो आपको दो बातें देखनी होंगी कि उस तत्व के कितने ग्राम या कितने AMU, उसके कितने AMU हाइड्रोजन के 1.008 AMU से क्रिया करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझो, मान लो कोई तत्व है, उस तत्व का आपको निकालना है तुल्यांकी भार, तो आपको देखना होगा कि उस तत्व के कितने AMU, यदि आप द्रव्यमान को नाप रहे हो तो AMU में नाप सकते हो या फिर ग्राम में नाप लो, किलोग्राम में नाप लो, आपकी मर्जी है। पर आप AMU, ग्राम, किलोग्राम, ये सब भार ही तो हैं, द्रव्यमान ही तो हैं सारे। तो मैं, परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं भार या द्रव्यमान को AMU में बोल रहा हूं, एटॉमिक मास यूनिट में। आपको देखना है कि कोई तत्व हाइड्रोजन के, किसी तत्व के कितने AMU हाइड्रोजन के 1.008 AMU से क्रिया करते हैं, या किसी तत्व के कितने AMU ऑक्सीजन के 8 AMU से क्रिया करते हैं, या किसी तत्व के कितने AMU
क्लोरीन के 35.5 AMU से क्रिया करते हैं। या तो यूं देखो कि उस तत्व के कितने AMU हाइड्रोजन के 1.008 AMU से क्रिया कर रहे हैं, या फिर यूं देखो कि उस तत्व के कितने AMU हाइड्रोजन के 1.008 AMU द्वारा हटा दिए गए हैं, विस्थापित कर दिए गए हैं। या तो इतनों से क्रिया करता हो वो, या फिर इनके द्वारा हटाया जाता हो, वो कितना एटॉमिक मास यूनिट है, या वो कितना द्रव्यमान भाग है उस तत्व का, उसे हम कहते हैं तुल्यांकी भार, उस तत्व का तुल्यांकी भार। ऐसा होता है कि अलग अलग अभिक्रियाओं में, अलग अलग रिएक्शंस में किसी एक तत्व का या किसी एक यौगिक का या किसी एक अणु का तुल्यांकी भार अलग अलग हो सकता है। क्या पता कोई यौगिक, कोई अणु, कोई परमाणु किसी अभिक्रिया में कैसा रिएक्शन दिखाता है और दूसरे अभिक्रिया में कैसा रिएक्शन दिखाता है। वो डिपेंड करता है कि उस स्थान पर उसकी क्रियाशीलता कैसी है। अभिक्रिया के बदलने पर तुल्यांकी भार बदल जाता है। ठीक है बेटे, उसी तत्व का मतलब हम किसी तत्व के ऊपर, किसी अणु के ऊपर, किसी यौगिक के ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकते हैं कि तेरा तुल्यांकी भार इतना ही होगा, बस इसके अलावा बदलने का नहीं, कभी भी इतना ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुल्यांकी भार बदलता है, जैसा देश वैसा भेष, और डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन है जिसमें वो अणु, वो तत्व, वो यौगिक पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अणु, तत्व या यौगिक कितना तुल्यांकी भार प्रदर्शित करेगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो मैं बताता हूं, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको तुल्यांकी भार निकालना है ना, किसी तत्व का, किसी परमाणु का, किसी अणु का, किसी यौगिक का, किसी का भी आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। परमाणु भार या अणु भार बटे n, ये फार्मूला हमें यूज करना होगा। तुल्यांकी भार निकालने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। परमाणु भार या अणु भार, भाई यदि वो परमाणु है तो परमाणु भार ही तो लिखना पड़ेगा उसका, और यदि वो अणु है तो अणु भार लिखना पड़ेगा। परमाणु भार बटे n या अणु भार बटे n। अब यहाँ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये n क्या है, ये n क्या है, ये तो क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में। तो n बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ बताया गया है। यदि कोई परमाणु है तो उसके लिए n क्या होगा, यदि कोई आयन है तो उसके लिए n क्या होगा, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला अभिकारक अणु है तो उसके लिए n क्या होगा, अम्ल के लिए n क्या होगा, क्षार के लिए n क्या होगा, लवण के लिए n क्या होगा, सब चीजों के लिए n अलग अलग होता है। और मैं सारी चीजों को यहाँ स्पष्ट करूंगा, सभी चीजों को आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर 1 डाल के मैं बताता हूं। नंबर 1, जहां परमाणु के लिए n का मतलब पता क्या होता है, परमाणु के लिए n का मतलब होता है संयोजकता। परमाणु के लिए n का मतलब क्या होता है बेटे, संयोजकता होता है। कोई परमाणु है, यदि आप परमाणु का तुल्यांकी भार निकालते हो तो परमाणु भार बटे n लिखोगे, n का मतलब क्या होता है, संयोजकता। अब संयोजकता कैसे निकलती है, वैसे तो क्लास 9th 10th में आपने सीखा ही है संयोजकता निकालना, पर फिर यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि मान लो आपके पास संयोजकता, चलो यहाँ निकालते हैं। मान लो आपके पास कोई परमाणु है, तो आपको देखना होता है कि उस परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यदि वो सामान्य तत्व है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं कितने हैं, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन से ही निकलती है संयोजकता। यदि वो सामान्य तत्व है, यानी कि वो ना तो संक्रमणीय तत्व है और ना ही वो अंतः संक्रमणीय तत्व है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मान लो हम बात करते हैं एक परमाणु की, हाइड्रोजन की, और मैं आपको कहता हूं कि बताओ हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास एक ही कक्षा है, वही पहली कक्षा और वही बाहरी कक्षा।
और उस एक कक्षा में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए वो क्या करेगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षा है, पहली कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं। यदि आप 2n² सूत्र का प्रयोग करोगे तो पहली कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं। और जब नहीं आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब पहली कक्षा तो 2 इलेक्ट्रॉनों में ही संतृप्त हो जाएगी। इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे करने हैं 2। कितने करने हैं? 2। क्योंकि पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों में ही संतृप्त हो जाती है, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉनों में ही भर जाती है। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तरीके, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मर्जी है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। इसलिए मैं कहूंगा हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। यदि आप बात करो सोडियम की, इधर लिखता हूं, इधर लिख देता हूं, बाकी आप तो नीचे ही लिखना अपनी नोटबुक में। यदि आप सोडियम की बात करो तो सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम है पहले वर्ग का। 10th क्लास में आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी, उसमें आपको सिखाया था सोडियम पहले वर्ग का तत्व है, तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इसे करने हैं 8। तीसरी कक्षा इसकी बाहरी कक्षा होती है 2, 8, 1, पढ़ा था ना 10वीं क्लास में। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, करने हैं 8। 2 तरीके हैं, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। यदि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसे कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, एनर्जी कंजप्शन बहुत कम होगा। और यदि इसे बेटे 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाए ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में तो दुनिया भर का इसे काम करना पड़ेगा, दुनिया भर का वर्क डन करना पड़ेगा, दुनिया भर का एनर्जी लगेगा, और फायदा उतना ही होना है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि फायदा तो उतना ही होना है। तो कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसे ही तो हम कहते हैं संयोजकता। सबसे सरल परिभाषा संयोजकता की यही है। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा, ना कि 7 लेगा। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। ये तीनों बातें यहां लिखनी है, यहां, यहां और यहां, नीचे लिखते जाना है आपको। ये सोडियम की स्थिति ऐसी होगी। यदि मैं आपको कहूं चलो यार मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का तत्व है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 6 लेगा, थोड़ा ही 2 देगा। 6 लेने में क्यों अपना एनर्जी कंजप्शन इतना ज्यादा करेगा वो? तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा 6 लेने के बजाय। और यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकालने हैं तो उसकी संयोजकता 2 है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यदि मैं बात करूं, चलो एल्यूमिनियम की बात करता हूं। एल्यूमिनियम तीसरे वर्ग का है, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए क्या करेगा बताओ? 8 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 देगा? खुद सोच के बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा या 3 देगा? भाई 5 इलेक्ट्रॉन लेने में तो उसे जद्दोजहद करनी पड़ेगी दुनिया भर की, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो उसकी संयोजकता 3 है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3। अब यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन है 15वें वर्ग का या 5वें वर्ग का, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के 2 तरीके, या तो 5 को निकाल दे या तो 3 को ले ले। अब 5 को निकालना मुश्किल है, 3 को लेना आसान है। ये बात तो समझते हो, कॉमन सेंस की बात है। 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, 3 को लेना आसान है। इसलिए मैं कहूंगा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, और भले ही आपको दिख रहा हो कि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, पर संयोजकता तो इसकी 3 ही होगी। कितनी होगी बेटे इसकी संयोजकता? इसकी संयोजकता होगी 3। अब आप चलो 1-2 परमाणु और लेते हैं। ऑक्सीजन 16वें वर्ग का या 6ठे वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। बताओ 6 निकाल लेगा या 2 लेगा? अब तो समझ में आया होगा, 6 निकाल लेगा या 2 लेगा? 2 लेने आसान है, 6 निकालने मुश्किल है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मैं कहूंगा इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। अच्छा क्लोरीन की बात करो। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं क्योंकि 17वें वर्ग का है या 7वें वर्ग का। आप इसे हैलोजन कहते थे जब क्लास 10th में थे आप। 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने हैं, बताओ क्या करेगा? 7 को धक्का देगा या 1 लेगा? 1 ग्रहण करना आसान है 7 को धक्का देने के बजाय।
तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी है? एक। तो यदि आपको किसी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है तो ऊपर तो लिखो परमाणु भार और नीचे एन। एन क्या होता है? संयोजकता लिखो। संयोजकता निकालने में इन्हीं परमाणुओं की आपको ज्यादातर जरूरत पड़ने वाली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात, यदि आप किसी आयन का तुल्यांकी भार निकालने जा रहे हो तो बेटे आयन के लिए एन का मतलब होता है, जो एन आया ना हमारे फार्मूले में, आयन के लिए एन का मतलब होता है आवेश, कि उसके ऊपर कितना आवेश है। आयन के लिए एन का मतलब क्या होता है? आवेश। जैसे मान लो यहां तो लिखता हूं मैं आयन और यहां लिखता हूं आवेश। आवेश को आप एन लिख सकते हो। आयन के लिए आवेश को कहते हैं एन, जो फार्मूले में आया है हमारे। जैसे मैं कहूं आपको कि एन पॉजिटिव आयन है, तो एन पॉजिटिव आयन के ऊपर आवेश तो एक इकाई है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक आयन है Mg डबल पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 इकाई आवेश है। जैसे Al ट्रिपल पॉजिटिव, इसके ऊपर 3 इकाई आवेश है। जैसे ऑक्सीजन डबल नेगेटिव, इसके ऊपर 2 इकाई आवेश है। जैसे क्लोरीन नेगेटिव, इसके ऊपर 1 इकाई आवेश है। तो किसी आयन का यदि आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो आप क्या करोगे? उस आयन का परमाणु भार लिखोगे और परमाणु भार के बटे में लिखोगे एन। एन का मतलब हो जाएगा आयन के ऊपर कितना आवेश है। यदि 2 इकाई है तो बटे में 2 लिखेंगे। ठीक है बेटे? और आते हैं नंबर 3 पर। यहां से लिखता हूं नंबर 3, चलो यहां से लिखता हूं, नहीं यहीं से लिखेंगे नंबर 3, वो जगह बाद में यूज कर लेंगे हम। मान लो आपको किसी अभिकारक के लिए निकालना है तुल्यांकी भार। अभिकारक तो पता है आपको, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अभिकारकों के लिए किसी रिएक्शन में यदि वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एन होता है बेटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, कि कितना परिवर्तन हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या में। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो आपका जो है FeCl2 बदल रहा है FeCl3 में। मान लो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में FeCl2 FeCl3 में बदल रहा है, तो आपको पता है कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 और ये कितने हैं? ये है 2। तो माइनस के 2 को कैंसिल करने के लिए प्लस का 2, यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। अभी आपके कम समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीकरण संख्या का क्या मतलब होता है। पूरा चैप्टर आएगा, डिस्कस करेंगे। यहाँ तो सिर्फ आप अच्छा एक काम करो, इतना ध्यान रखो कि यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है इस 2 Cl परमाणु के कारण, और ये 3 है तो +3 होती है। तो यदि यहाँ आपको कोई पूछता है कि यहाँ N कितना है, यहाँ N कितना है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है? 2 से 3, 1 इकाई की वृद्धि हुई, तो मैं कहूंगा N बराबर 1 होगा। तो यदि किसी अभिकारक के लिए आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो आप उसका अणुभार लिखोगे और बटे में लिखोगे N। N का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ठीक है बेटे? अब आते हैं, एक और बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा कि N के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। यदि कोई अम्ल है, अम्ल, तो बेटे अम्लों के लिए N का मतलब पता क्या होता है? उस फार्मूले में अम्लों के लिए N का मतलब होता है क्षारकता। अम्लों की क्षारकता होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है। जैसे मैं समझाता हूं, चलो आपको। मान लो कोई अम्ल है और उसकी आपको क्षारकता निकालनी है। अम्ल के लिए क्षारकता को ही N कहा जाता है। कोई अम्ल है और उसकी क्षारकता निकालनी है, तो जैसे अम्ल है HCl, तो आप देख लो कितने H हैं इसके पास, 1 H है, तो इसकी अधिकतम क्षारकता 1 हो सकती है। जैसे मैं आपको कहूं H2SO4, इसमें कितने H हैं? 2, तो इसकी क्षारकता 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है।
यदि किसी रिएक्शन में केवल एक H छोड़ता है तो उस रिएक्शन में इसकी क्षारकता 1 होगी, और यदि किसी रिएक्शन में दोनों H को छोड़ देता है तो उस रिएक्शन में इसकी क्षारकता 2 होगी। यदि H2SO4 के पास 2 H हैं, विस्थापनीय हाइड्रोजन 2 हैं, तो आपको कदापि यह नहीं समझना चाहिए कि वो दोनों हाइड्रोजन एटम को ही छोड़ देगा। शायद वो एक को छोड़े, शायद वो 2 को छोड़े, और शायद वो एक को भी ना छोड़े। यदि उसने एक को भी नहीं छोड़ा ना, तो इसका मतलब तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। समझ में आती है आपके बात? यदि आपके पिताजी के जेब में, आपके पापा के जेब में 100 के 5 नोट रखे हुए हैं, 500 रुपए रखे हुए हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वे सारे नोट आपको दे देंगे। शायद उसमें से एक नोट दें, शायद 2 दें, शायद 3 दें, शायद 4 दें, और शायद 5 दें। पर इस बात पर ठप्पा नहीं लगा सकते हो कि 500 नोट आपके ही हैं, आपका ही हक है उन 500 नोट के ऊपर। ठीक है, समझ में आती है ना बात? तो H2SO4 के पास भले ही आपको 2 हाइड्रोजन एटम नजर आ रहे हो, पर यह आवश्यक नहीं है कि वो दोनों हाइड्रोजन एटम को रिलीज करेगा और उसकी क्षारकता 2 ही होगी हमेशा, हर एक रिएक्शन में। कहीं कहीं तो उसकी 1 होगी। ठीक है बेटे? जैसे मैं कहूं H3PO4, H3PO4 डिपेंड करता है कि किस रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी क्षारकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 3। अधिकतम क्षारकता कितनी हो सकती है बेटे? 3 हो सकती है, क्योंकि अधिकतम इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम उपस्थित हैं। तो अम्लों का जब भी आप तुल्यांकी भार निकालते हो, तो अम्लों के लिए N का मान, N का मतलब क्या होता है? क्षारकता। और क्षारकता का मतलब कि उस एसिड ने उस केमिकल रिएक्शन में कितने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज किया है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। क्लियर हुई ना बात? अब देखते हैं नंबर 4 के बाद, यदि किसी क्षार के लिए, यहां लिखते हैं, चलो नंबर 5, क्षारों के लिए, क्षारों के लिए यदि तुल्यांकी भार आप क्षार का निकालने जा रहे हो, तो N का मतलब होता है अम्लता, यानी एसिडिटी। जिस तरह एसिड की बेसिसिटी होती है ना, जिस तरह अम्ल की क्षारकता होती है, इसी तरह क्षार की होती है अम्लता। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो इधर तो लिखेंगे हम क्षार, और इधर लिख देंगे उस क्षार की अम्लता, और अम्लता को ही हम डिनोट करते हैं N से। किसी क्षार के लिए जो N होता है उसका मतलब अम्लता होता है। जैसे NaOH है, NaOH, कितने OH हैं इसके पास? 1 है, तो इसकी अम्लता अधिकतम 1 हो सकती है। जैसे मैं कहूं CaOH का होल ट्वाइस, अधिकतम 2 हो सकती है। अधिकतम लिख रहा मैं यहाँ, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, पर अधिकतम तो 2 होगी। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सारी दुनिया वाकिफ है इससे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने OH हैं? 3। अधिकतम अम्लता इसकी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। तो यदि किसी अम्ल की क्षारकता निकालनी हो, तो देख लो कितने हाइड्रोजन एटम है उसमें। मैक्सिमम क्षारकता का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और यदि आपको किसी क्षार की अम्लता निकालनी है, तो आप देख लो कितने OH नेगेटिव आयन वहां उपस्थित हैं। तो जितने OH नेगेटिव आयन उपस्थित होंगे, अधिकतम अम्लता उतनी होगी उस क्षार की। ठीक है बेटे? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, कभी इसका क्वेश्चन आ जाए। यदि मान लो कोई साल्ट है, कोई लवण है, और उसका तुल्यांकी भार आपको निकालना है, तो लवण के लिए N का मतलब पता क्या होता है? लवण के लिए N का मतलब होता है आवेश, कि उस पर कुल कितना धनावेश है या कुल कितना ऋणावेश है। जैसे मैं यहां लिखता हूं लवण, साल्ट, और यहां लिख देता हूं आवेश। यहां आवेश का मतलब ही N होता है लवण के लिए। जैसे आप एक लवण लो NaCl, भाई NaCl कैसे टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो आवेश तो एक मानना जाएगा। या तो सारा धनावेश देख लो या तो सारा ऋणावेश देख लो। जैसे मैं कहूं CaCl2, बताओ, Ca के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 होगा इसका आवेश, और 2 Cl है, दोनों Cl पे एक एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो कुल नेगेटिव चार्ज तो 2 इकाई होगा बेटे। जैसे मान लो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट भी तो एक साल्ट है, तो इसके ऊपर भी आवेश 2 ही आएगा, क्योंकि 2 Na पॉजिटिव बनेंगे।
और CO3 के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज आता है। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? तो मतलब आपने जो फार्मूला पढ़ा है ना, वो फार्मूला क्या पढ़ा है? फार्मूला पढ़ा है कि जब भी किसी का तुल्यांकी भार निकालना हो तो परमाणु है तो उसका परमाणु भार लिखो, और यदि वो अणु है तो उसका अणुभार लिखो, और बटे में क्या कर दो, n। अब ये n के मतलब समझाए मैंने आपको, n के मतलब समझाए। n का मतलब समझाए कि यदि वो परमाणु है तो n का मतलब है संयोजकता कितनी है उसकी, यदि वो आयन है तो n का मतलब है उसके ऊपर आवेश कितना है, यदि वो अभिकारक है तो n का मतलब है उसमें ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, यदि वो अम्ल है तो n का मतलब है उसकी क्षारकता कितनी है, और यदि वो क्षार है तो n का मतलब है उसकी अम्लता कितनी है, और यदि लवण है तो n का मतलब है उसके ऊपर आवेश कितना है। ठीक है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, दोनों में से कोई सा आवेश गिन सकते हो कितनी इकाई है, क्योंकि जितना धनावेश लवण के ऊपर होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो इस फार्मूले को हमें यूटिलाइज करना है, इस सूत्र को अब हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिखा दी सारी बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसे यूज करेंगे। चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो पहला उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सबसे पहला ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है, तो सबसे पहले तो यूं देख लो, ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। यदि आपको सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि सोडियम परमाणु है या अणु है। तो सोडियम तो बेटे परमाणु है, और परमाणु है तो हम फार्मूला लगाएंगे परमाणु भार बटे एन। एन। अब मुझे एक बात बताओ, किसी परमाणु के लिए एन का मतलब क्या होता है? संयोजकता। तो यहां मैं लिख दूंगा एन का मतलब यहां संयोजकता है। क्या है बेटे? संयोजकता। शॉर्ट में लिख दिया मैंने संयोजकता, आपको समझ में तो आता ही होगा, संयोजकता लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, सोडियम का परमाणु भार, अभी मैंने यहाँ एक टेबल बना रखा था और कल भी मैंने आपको परमाणु भार के बारे में सिखाया था। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। और संयोजकता, सोडियम पहले वर्ग का तत्व है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसकी संयोजकता 1 है। तो इससे हमें पता चला है कि सोडियम का तुल्यांकी भार 23 AMU होता है। समझ में आती है बात आपके? कितना होता है? 23 AMU। इसी तरीके से यदि आपको कोई पूछ लेता है कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बताओ, तो ऑक्सीजन भी तो एक परमाणु है, तो ऊपर तो लिखेंगे हम परमाणु भार और बटे में हम लिखेंगे n, जहां n का मतलब है संयोजकता, क्योंकि परमाणु के लिए n का मतलब संयोजकता होता है। परमाणु भार देखो, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, ये बात भी मैंने आपको सिखाई थी। और बेटे संयोजकता, ऑक्सीजन है 16वें वर्ग का सदस्य, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब उसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी बताओ? वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो 6 निकाल लेगा थोड़ा ही। और यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उसकी संयोजकता 2 है, और इसलिए हम लिखेंगे 2 अट्ठे 16 यानी 8 AMU। कितना होता है? 8 AMU। ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 AMU होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो मान लो किसी ने कहा है Na पॉजिटिव का तुल्यांकी भार निकाल के दिखाओ कितना है। तो Na पॉजिटिव एक ही परमाणु है, तो ऊपर तो हम परमाणु भार लिखेंगे और बटे में लिखेंगे n, और ये आयन है तो आयन पर देखना होता है हमें आवेश। n का मतलब क्या होता है? आवेश। आयन के लिए n का मतलब आवेश होता है, अभी हमने पढ़ा है। परमाणु भार सोडियम का 23 और आवेश है 1 इकाई धनावेश, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव का तुल्यांकी भार 23 AMU ही होता है। जिस तरह सोडियम का तुल्यांकी भार 23 है, तो सोडियम के धन आयन का तुल्यांकी भार भी 23 ही है। ठीक है बेटे? अच्छा चलो आप इसका बताओ निकाल के, Mg डबल पॉजिटिव का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा बताओ?
आप कहोगे कि सर ये भी परमाणु है मैग्नीशियम का, परमाणु भार बटे n, आयन है Mg डबल पॉजिटिव आयन है, तो आयन के लिए n का मतलब होता है आवेश। अब बताओ, मैग्नीशियम का परमाणु भार मैंने आपको सिखाया था 24, यहां लिखता हूं 24, और आवेश कितना है 2 इकाई धन आवेश है, तो ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24 होते हैं ना, तो इतने AMU आया, 12 AMU इसका तुल्यांकी भार होगा Mg डबल पॉजिटिव का। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले लेते हैं। मान लो FeCl2 बदल रहा है FeCl3 में, तो इसमें यदि आपको, यहां लिख दूं मैं, अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में FeCl2 का तुल्यांकी भार निकालना है आपको। FeCl2 का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार E। तो कैसे निकलेगा? पहली बात तो यह है कि FeCl2 कोई परमाणु तो है नहीं, अणु है, तो आप लिखोगे यहां अणु भार और बटे में लिखोगे N, ठीक है। और N का मतलब क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन में देखना होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। N का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, समझते हो आप। अणुभार, अब अणुभार कितना होगा? Fe का और 2Cl का, Fe का और 2Cl का, तो Fe का कितना होता है? Fe का होता है परमाणु भार 56, और 2Cl हैं तो 2 हैं, Cl माने 35.5, और बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। देखो यहां मैंने आपको बताई थी 2Cl है तो +2 होगी और +3 यहाँ होगी ऑक्सीकरण संख्या, तो परिवर्तन तो एक का ही होता है। तो 56 और 35.5 का दुगना हो जाता है 71, तो 56 और 71 को जोड़ना है, 56 और 71 हो जाएंगे 127, ये हो जाएगा 127, और बटे में एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतने AMU। ये हुआ हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन में FeCl2 का तुल्यांकी भार 127 AMU। बताओ समझ में आती है क्या आपके बात? एग्जाम्पल देखो, चलो अच्छा एक और। मान लो किसी ने आपसे पूछा है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बताओ कैसे निकलेगा। तो H2SO4 तो अणु है, तो ऊपर तो हम लिखेंगे अणु भार और नीचे हम लिखेंगे N। और ये क्या है? अम्ल है, अम्ल के लिए N का मतलब होता है क्षारकता, ठीक है। अणुभार, अणुभार तो निकाल लोगे, 2 तो है हाइड्रोजन, एक होता है परमाणु भार हाइड्रोजन का, एक सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32, ये वाला सल्फर। 4 है ऑक्सीजन, 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 अपॉन अधिकतम क्षारकता कितनी होगी इसकी? कितने H हैं इसमें? 2, तो 2, तो इन्हें सबको जब जोड़ोगे आप, 2 एकम 2, 2 32 और 16 चौक 64, 2 32 64, ये हो जाएगा 98 बटे 2, और 49 दूनी 98, 49 AMU आएगा इसका उत्तर। कितना आएगा? 49 AMU। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 AMU होता है यदि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ये अपने दोनों हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर देता है, ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसे देखो, यदि किसी ने कहा है कि NaOH का तुल्यांकी भार निकाल के दिखाओ, तो हम निकाल देंगे भाई। NaOH का अणु है एक प्रकार का, ऊपर तो अणु भार लिखेंगे और बटे में हम लिखेंगे N, और ये क्षार है तो क्षार के लिए N का मतलब होता है अम्लता। देखो जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, ये चीजें, इन्हें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो सीधा करोगे क्वेश्चन, N लिखना है आपको सिर्फ। ये तो समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं ब्रैकेट में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अणुभार, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1, और अम्लता OH गिनो कितने हैं? 1 है तो 1, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटे? 23, 16, 39 और 1 40, 40 बटे 1 यानी 40 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है।
तो 40 AMU होता है NaOH का तुल्यांकी भार। अब आते हैं एक और कर लो चलो एग्जांपल, इससे फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने क्वेश्चन बैंक में से भी, और साइड बुक या रेफरेंस बुक जो भी आपके स्कूल में लगवाई गई है। निकालते हैं Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। ये तो एक लवण है, तो ऊपर तो हमें अणुभार ही लिखना होगा, अणुभार, और अपॉन में लिखना पड़ेगा n का मतलब यहाँ लवण के लिए होता है आवेश, कि कितना आवेश है, धनावेश या ऋणावेश। अणुभार, दो तो सोडियम है, 23 होता है ना सोडियम का परमाणु भार। एक कार्बन है, कार्बन का 12 होता है। 3 है ऑक्सीजन 16, अपॉन आवेश बैठेगा 2, क्योंकि 2 इकाई Na पॉजिटिव बनेंगे ना, 2 Na पॉजिटिव, और CO3 के ऊपर तो डबल नेगेटिव होता ही है, आपको पता है। तो ऊपर का जब टोटल मारोगे तो ये आ जाएगा 106। अभी मैंने कराया था ना आपको, कराया था अभी, 106 आएगा। और 106 को हम 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा होता है 50, और 6 का आधा होता है 3, तो ये आ जाएगा 53 AMU, ये आएगा आंसर। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है तुल्यांकी भार। चाहे आप तुल्यांकी भार किसी परमाणु का निकाल रहे हो, या फिर किसी आयन का निकाल रहे हो, या फिर किसी अभिकारक अणु का निकाल रहे हो, या फिर आप निकाल रहे हो किसी अम्ल का, या फिर किसी क्षार का, या फिर किसी लवण का, ये इस तरीके से ही तुल्यांकी भार निकलेंगे, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आप चाहे कोई सा भी परमाणु ले लो, कोई सा आयन ले लो, कोई सा भी अभिकारक ले लो, कोई सा अम्ल ले लो, कोई सा क्षार ले लो, कोई सा लवण ले लो, आपकी मर्जी है। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा आज का हर एक टॉपिक। आज हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, बस आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। यदि आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो अपने आप लिखकर, तो इससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं है। और यदि नहीं बना पाते हो तो PDF नोट्स अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं। और इससे भी बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे KMD सहारनपुर चैनल को सर्च करो और उसे ज्वाइन करो। वहां पे आपको हर समय अवेलेबल मिलेंगे PDF नोट्स हर एक यूनिट के। जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा वहां PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल होते जाएंगे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।